हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो ये मैं पेपर लेके आया हूँ। ये पेपर आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें 1 से लेकर 70 क्वेश्चन है इस पहले PDF में। मैं बोलना चाहूँगा मेरे पास कुछ 20 से 25 इसरो के पेपर्स मॉडल पड़े हैं, कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पेपर है, कुछ NPCIL के, कुछ वाइजैक स्टील प्लांट्स, ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्स के पेपर पड़े हुए हैं। तो उन सब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के पास जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उन सब क्वेश्चन को मैंने अलग से एक PDF बनाया है और उन PDF के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। अ फिनिश कट इज गिवन टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ रफ मिल्ड वर्कपीस। बोल रहा है किसी भी रफ मिल्ड वर्कपीस। देखिए पहले हर एमसीक्यू के नीचे आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके जो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा उस वीडियो के अंत में इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा, और फिनिश कट, एक फिनिश कट में आपको रफ मिल वर्कपीस को इम्प्रूव करना है, उसकी सरफेस फिनिश को। तो आप कैसे करेंगे? ऑप्शन ए देखिए क्या बोला, डिक्रीज कटिंग स्पीड। स्पीड आपको पहले बता दूं, जब भी आपको फिनिश करना हो आपको स्पीड की रेट, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, फीड को कम करना पड़ेगा और डेप्थ ऑफ कट को कम करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन आपको देखिए डी में मिल रहा है, इंक्रीज कटिंग रेट, रिड्यूस फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट। तो 1 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। द नॉर्मल मॉड्यूल ऑफ हेलिकल गियर विथ रियल मॉड्यूल ऑफ 6.62 एंड हैविंग एन एंगल 25 डिग्री। जब भी आपको पता होगा हेलिकल गियर काटते हैं तो नॉर्मल जब भी गियर काटते हैं, जैसे स्पर गियर हुआ, स्पर गियर के हम कैलकुलेशन सारे मॉड्यूल के ऊपर हुआ, चाहे वो पिच डायमीटर हो, चाहे वो एडेंडम हो या डिडेंडम हो, सब पिच सब मॉड्यूल के ऊपर कैलकुलेशन होता है। पर जैसे ही हेलिकल गियर जाता है, क्योंकि हेलिकल गियर में जो दांतें होती है वो एक एंगल में होती है, तो हेलिकल गियर का सारा कैलकुलेशन जो होता है वो नॉर्मल मॉड्यूल पर चला जाता है। नॉर्मल मॉड्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू कॉस बीटा। m मीन्स मॉड्यूल और कॉस बीटा मीन्स जितने डिग्री एंगल पे हो। तो m यहाँ पे 6.62 दिया हुआ है और कॉस 25 डिग्री। तो देखिए 2 का आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मॉड्यूल NM, इसको NM बोलते हैं या MN बोलते हैं, इसका मॉड्यूल होता है m इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा होता है। तो अब m की जगह 6.62 बढ़ाइए और कॉस बीटा की जगह 25 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 2 का बी। 3 नंबर देखिए क्या है। थ्रेड रिंग गेज आर यूज टू चेक एक्सटर्नल थ्रेड, सेपरेट गो एंड नो गो गेजिंग मेंबर आर प्रोवाइडेड, विच वन द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड एलिमेंट इज नॉट चेक विद द थ्रेड रिंग गेज। बोला जा रहा है कि थ्रेड रिंग गेज आपको पता होगा कि इसका यूज करके हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड माप सकते हैं, जिसका 2 अलग होता है, गो एंड होता है, गो होता है और नो गो होता है। आपको पता होगा नो गो पे ग्राइंडिंग करके मार्क होती है, पता होगा कि ये नो गो एंड है। तो इस थ्रेड रिंग गेज से थ्रेड की कौन से एलिमेंट हम चेक नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए पिच, ऑप्शन बी हेलिक्स एंगल, ऑप्शन सी प्रोफाइल, ऑप्शन डी पिच डायमीटर। तो आंसर होगा 3 का बी, हेलिक्स एंगल चेक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो देखिए कल मैंने जब पेपर लाया था वाइजैक का, जो कल केरला पेपर पब्लिक सर्विस उसमें भी आया था, मोस्ट पेपर कितने में मिलता है? तो मोस्ट पेपर देखिए क्या बोल रहा है, मोस्ट पेपर इज वन ऑफ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड पेपर, द मोस्ट पेपर आर अवेलेबल इन द नंबर ऑफ 0 to 7। तो 4 का ए आंसर होगा 0 to 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा, अ गियर व्हील हैज ए 36 टीथ एंड 3 मॉड्यूल, इट्स पिच डायमीटर क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जब स्पार गियर का कैलकुलेशन करते हैं उसमें नॉर्मल मॉड्यूल, इसमें सिर्फ मॉड्यूल का से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल मॉड्यूल के यूज नहीं होता है। तो पिच डायमीटर का होता है वो होता है ZM होता है। पिच डायमीटर का फॉर्मूला होता है PD, जिसको बोलते हैं PD, पिच डायमीटर इक्वल टू ZM होता है। Z आपका दिया हुआ है 36 नंबर टीथ, मॉड्यूल 3 करेगा आपका कुछ 108 आएगा, तो 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। अ मेन पर्पस ऑफ यूजिंग वर्म एंड वर्म व्हील ड्राइव्स इन मशीन एंड एक्सेसरीज इज टू। आपको पहले सोचिए कि वर्म एंड वर्म व्हील यूज कहाँ कहाँ होता है। आपको पता होगा वर्म एंड वर्म व्हील जो आपका इंडेक्सिंग हेड में यूज होता है,
और कहाँ होता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील? आपका स्लॉटिंग मशीन में जो रोटरी टेबल है तो वहाँ पर वॉर्म एंड वॉर्म व्हील यूज़ करता है। इसका पर्पस क्या है, इसका किस पर्पस से यूज़ किया जाता है? तो देखिए क्या है, ए ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क, ऑप्शन बी प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वॉर्म shaft टू वॉर्म व्हील, ऑप्शन सी ट्रांसमिट हायर स्पीड, ऑप्शन डी प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वॉर्म व्हील टू वॉर्म shaft। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या करता है जो वॉर्म एंड वॉर्म मैकेनिज्म क्या करता है, वो स्पीड को रिड्यूस करता है। किससे? वॉर्म shaft जो होता है वो कनेक्ट होता है वॉर्म व्हील से, और वॉर्म व्हील से एक स्पिंडल निकलती है जो चक से कनेक्ट होती है। ये क्या करता है, जो स्पीड रिडक्शन करता है फ्रॉम द वॉर्म shaft फ्रॉम वॉर्म व्हील। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या हो रहा है, द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर बाई। आप यह टूथ क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। टूथ थिकनेस ऑफ रैक, रैक का टूथ थिकनेस हो या गियर का टूथ थिकनेस हो, जब भी इसको मेजर करना हो तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता पड़ती है। तो 7 का बी होगा, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिलिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कटर रोटेशन एंड वर्क फ्री डायरेक्शन इट अप कट मिलिंग। बोल रहा है दो मिलिंग मशीन प्रोसेस को आप जानते हैं, एक है अप मिलिंग और एक डाउन मिलिंग। तो डायरेक्शन ऑफ कटर रोटेशन द वर्क फ्री डायरेक्शन इन अप मिलिंग, तो बोल रहा है अप मिलिंग के पोजीशन में आपका कटर का डायरेक्शन और वर्क का डायरेक्शन दोनों क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है, द वर्क फीड इज सेम डायरेक्शन एज द रोटेशन ऑफ कटर। बोल रहा है जिस डायरेक्शन में आपका कटर रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में आपका वर्क का फीड होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, चिप रिमूवल स्टार्ट एट द थिकनेस पार्ट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, मशीन विद बैकलास एलिमेंटर इज इसेंशियल। ऑप्शन डी बोला द वर्क इज फीड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कटर। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी होगा, द वर्क इज फीड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कटर। तो आपको अगर आप जानना हो कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो मेरे ही चैनल पे एक वीडियो होगा जहाँ पर मैंने अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का डिफरेंस बताया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, अ shaft is turned in one finish cut which on the following parameter will directly influence the machining time। बोल रहा है एक shaft को एक टर्न में काटना हो तो आप कौन सा मशीनिंग पार्ट जो मशीनिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करेगा। ऑप्शन ए क्या है, कटिंग डेप्थ, ऑप्शन बी सेटिंग एंगल, ऑप्शन सी डायमीटर ऑफ वर्क, ऑप्शन डी टूल ट्रैवल डिस्टेंस। तो 9 का आंसर होगा डी, जो हमारा टूल ट्रैवल डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो shaft का मशीनिंग टाइमिंग पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, इन अ प्लानिंग मशीन द डेप्थ ऑफ कट इज गिवन बाय। बोला प्लानिंग मशीन में आप डेप्थ ऑफ कट कैसे देते हैं। आप जैसे पता होगा शेपर में आप कैसे दे करते हैं, या तो आप हेड जो हेड टूल हेड होता है उसके ऊपर जो स्पिंडल होता है उसको नीचे करके दे सकते हैं, या आप टेबल को उठाकर दे सकते हैं। ठीक प्लानिंग मशीन में आप तो टेबल को उठाकर दे नहीं सकते, आपको क्या होगा, टूल हेड होगा रोटेटिंग द फीड स्क्रू ऑफ टूल होल्डर। टूल होल्डर जहाँ होता है वहाँ का जो फीड स्क्रू होता है उसको रोटेट करके देना पड़ेगा। इसका आंसर होगा 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, यू हैव टू मशीन अ फ्लैट सर्फेस ऑन अ वर्कपीस ऑफ 2 मीटर लेंथ। 2 मीटर जैसे ही बड़े वर्कपीस को फिनिश करना है तो आप देख लीजिए कौन कौन सा मशीन दिया हुआ, देखिए प्लानिंग दिया, स्लॉटिंग दिया, मिलिंग या शेपिंग दिया, आपको पता प्लानिंग मशीन का यूज होगा। तो 11 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, वाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन एन अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन कटिंग टूल एंड द वर्क वाइल वर्किंग ऑन शेपिंग। क्यों मेंटेन करनी पड़ती है डिस्टेंस बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्क। शेपिंग के समय कटिंग टूल और वर्क के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है, वो क्यों मेंटेन करनी पड़ती है। ऑप्शन ए है टू कूल डाउन द कटिंग एज ऑफ द टूल बीट, ऑप्शन बी है टू अवॉइड एनी रिडजर एट द एंड ऑफ वर्क पीस, ऑप्शन सी टू अलाउ द चिप टू फॉल एंड क्लियर द कटिंग एज, ऑप्शन डी टू इनेबल द क्लैपर बॉक्स टू रिटर्न द कटिंग स्कोर। तो आपको पता होगा 12 का आंसर डी होगा, इनेबल द क्लैपर बॉक्स टू द रिटर्न स्टोक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, ऑयल ग्रूव्स आर टू बी कट इन अ ब्रास हाफ बियरिंग। एक ब्रास की बनी हाफ बियरिंग, उसमें आपको ऑयल ग्रुप काटना है। तो आपको पता है कि ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोट चीजल का यूज करते हैं, तो 13 का सी आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, मेरे हाथ लगने से ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला है, द क्वालिटी कंट्रोल अलाउ एक
ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बता दूं किसमें आया था। ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का एग्जाम हुआ था, ये उसमें आया हुआ था। द क्वालिटी कंट्रोल अलाउड टू मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट कैन यू प्रोडक्शन 500 पार्ट्स, 500 पार्ट्स पे कितने होगा, तो 500 का 4% जनरली आपको कितना होगा, 20 होगा, तो 0.4 दिया 2 होगा, तो इसका 14 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, ऑन विच यूनिट द टूल सेटिंग इज डन ऑन एनसी मशीन। ऑप्शन ए ऑन स्पेशल डिवाइस अवे फ्रॉम द मशीन, ऑप्शन बी ऑन द एनसी मशीन ड्यूरिंग आइडियल टाइम, ऑप्शन सी ऑन द प्री सेटिंग डिवाइस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको पता होगा एनसी मशीन हो सीएनसी मशीन हो, उसमें एक प्री सेटिंग डिवाइस होता है जिसके हम टूल सेटिंग करते हैं। तो 15 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेक्सचर अपॉन विच द रफनेस इज सुप्रीमोस्ट इन नोन एज। ये क्वेश्चन 10 से 12 बार हर एग्जाम में आता है। तो पता वेविनेस जो है, वेविनेस के ऊपर जो होती है सरफेस टेक्सचर, रफनेस की सरफेस टेक्सचर जो कंपोनेंट है सरफेस टेक्सचर, इसके ऊपर रफनेस दर्शाया जाता है, वो है वेविनेस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्रॉपर्टी इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन हुक फ्रॉम रॉट आयरन। बोल रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेन हुक बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको पता होगा चेन हुक जो होती है, जो रॉट आयरन की बनी होती है, जो किसी भी हैवी चीज़ को उठाती है, तो अगर वो हार्ड एंड ब्रिटल होगा तो जल्दी टूट जाएगा। तो आप इस तरह से याद करिए। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस। वो मेलेबल हो, डक्टाइल हो, टफनेस, तो जिसका आंसर होगा वो 17 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, यू हैव टू फाइल एन एल्युमिनियम ब्लॉक टू स्मूथ फिनिश, विच इन द फॉलोइंग कट ऑफ फाइल इज मोस्ट सुटेबल। आपको एल्युमिनियम ब्लॉक उसको फाइलिंग करनी है, तो कौन सा फाइल का आप यूज़ करेंगे। तो आपका आंसर है ए डबल कट फाइल, ऑप्शन बी कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी रेस्ट कट फाइल, ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। कर्व देखिए रेस्ट कट फाइल का आपको पता है वुड के लिए यूज होता है, कर्व कट फाइल के लिए एल्युमिनियम सॉफ्ट मेटल के लिए यूज होता है, टीन सब के लिए यूज होता है। पर इसको स्मूथ फिनिश करना, क्योंकि कर्व कट में कर्व जो दांतें होती है कर्व या रेडियस टाइप के फॉर्म के होते हैं, तो उसके लिए आपको स्मूथ फिनिश नहीं आएगा। सिंगल कट की आपको पता होती है, सिंगल कट फाइल की उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो 18 का ए आंसर होगा डबल कट फाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, विच इन द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। कल देखिए केरला पब्लिक सर्विस में मैंने दिखाया था आर्टिफिशियल एब्रेसिव, ये उसमें से उठाया हुआ मैंने क्वेश्चन है। कल की जो केरला पब्लिक सर्विस की क्वेश्चन थी उससे उठाया हुआ। देखिए एमरी डायमंड, उसमें पर डायमंड नहीं था, उसमें डायमंड का जगह क्या था, सिलिका सैंड था। देखिए एमरी डायमंड एंड कोरिएंडर, आपको पता होगा दो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, एक सिलिकॉन कार्बाइड है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है। तो 19 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला, द ग्रेन साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय द नंबर, विच रेंज ऑफ ग्रेन साइज रिफर्ड एज द वेरी फाइन। कल भी ग्राइंडिंग से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील आपका वेरी फाइन होगा। तो देखिए ये 10 से 24 जो आपका कोर्स का होता है, 30 से 60 आपका मीडियम का होता है, 80 से 180 फाइन का होता है, और 200 से 60 होता है वेरी फाइन का। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला, अ हाई कार्बन स्टील इज टू बी फोर्ज, विच कलर इंडिकेट द मोस्ट सुटेबल फोर्जिंग टेम्परेचर। बोल रहा है कि एक हाई कार्बन स्टील का आपको फोर्जिंग करना है, तो कौन सा टेम्परेचर जब होता है जब हम बोल सकेंगे कि हाई कार्बन स्टील फोर्जिंग हो रही है। ऑप्शन ए येलोइश रेड, ऑप्शन बी डार्क रेड, ऑप्शन सी वाइट है, ऑप्शन डी लाइट येलो है। तो इसका आंसर होगा 21 का ए येलोइश रेड इसका आंसर होगा। तो कहीं कहीं आपको दूसरा भी आंसर मिलेगा, पर जितने भी आप बोलिए, चाहे मैं इसरो बोलूँ, इसरो का जब सतीश धवन का एग्जाम हुआ था 2018 के लास्ट में, हाँ 2018 के लास्ट में जब सतीश धवन का एग्जाम हुआ था तभी ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी यही येलोइश रेड दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द लीड स्क्रू पिच ऑफ मिलिंग मशीन इज 5 एंड डिवाइडिंग हेड रेशियो इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। द लीड ऑफ द मिलिंग मशीन क्या होता है। लीड ऑफ द मिलिंग मशीन आपको कहाँ यूज होता है, मैं बता दूं। लीड ऑफ द मिलिंग जब हेलिकल गियर काटेंगे तो आपको लीड ऑफ द मिलिंग मशीन का यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर गियर रेशियो निकालने के लिए लीड ऑफ मिलिंग मशीन की आवश्यकता, लीड ऑफ द जॉब और लीड ऑफ द मिलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता होगा लीड ऑफ मिलिंग मशीन निकालने के लिए लीड स्क्रू में का लीड कितना हो इंटू 40 करना पड़ता है। तो इसको करेगा आपको कितना आएगा, 200 आएगा। तो लीड ऑफ मिलिंग मशीन आएगा वो 200 होगा। 23 नंबर देखिए क्या हुआ, द एक्सिस ऑफ प्लेट कैम ब्लैंक एंड इन स्टैंडर्ड स्पिंडल शुड ऑलवेज भी रिमेन। बोल रहा है जब भी आप कैम काटते हैं तो कैम ब्लैंक का एक्सिस और
कैम ब्लेड का एक्सिस और जो स्पिंडल है, जो वर्टिकल मिलिंग का एंड मिल का स्पिंडल वो शुड भी कैसा होना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा होता है जब हम कैम काटते हैं, ये आपका समझिए डिवाइडिंग हेड है, ठीक है, ये एक एंगल पे होता है, ठीक है, इस समझिए ये आपका कैम है, और ये जो एंड मिल होता है कुछ इस तरह का होता, एंड मिल कुछ इस तरह का, आपको पता होगा एंड मिल की ड्राइंग मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जो एक्सिस होता है वो हमेशा ऐसा पैरेलल होता है, तो क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। 23 का बी। 24 नंबर देखिए क्या होता है, विच मिलिंग मशीन इज पार्टिकुलरली एडेप्टेड फॉर मिलिंग एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोफाइल। कौन सा मिलिंग मशीन का यूज हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोफाइल करने के लिए यूज होता है। तो 24 का आंसर जो होगा वो होगा डी। तो प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन का यूज हम जनरली करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं। पेंटोग्राफ मिलिंग का मशीन आपको पता होगा कॉपी करने के लिए यूज करता है, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। प्लानिटरी मिलिंग मशीन का यूज आपको पता होगा थ्रेड काटने के लिए इसका यूज करते हैं। और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आपको पता होगा जनरली हाई प्रिसिजन वर्क में इसका यूज करते हैं, टूल रूम वर्क में हाई प्रिसिजन वर्क के लिए इसका यूज करते हैं, और हेलिकल गियर काटने के लिए भी इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है, A 42 teeth involved helical gear with a helix angle of 45 degrees to be cut on milling machine। ठीक है, तो बोल रहा है एक 42 दांत का हेलिकल गियर आपको काटना है, 42 दांत का हेलिकल गियर काटना है, उसका हेलिक्स एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कौन से दांत की गियर की आवश्यकता होगी, और जो गियर की आवश्यकता है उसमें उसको दांतें कितने होगी, तो आपको पता होगा जब भी इसका फॉर्मूला निकालना जिसमें होता है नंबर टीथ डिवाइड बाई कॉस बीटा क्यूब, ठीक है। तो अब नंबर टीथ क्या है 42 और हेलिक्स एंगल कितना का cos 45, cos 45 का क्यूब करके जब इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर होगा वह 3354 निकल के आएगा। इनके बीच का होगा तो इनके बीच का एक आंसर आएगा, तो इस रेंज में एक आता है 35 से 54 का एक गियर आता है, तो उसका यूज करिए। 26 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, CNC मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेटेड। आपको पता होगा CNC मशीन मैनुअली ऑपरेट नहीं होता, उसके लिए क्या प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो 26 का ए होगा। 27 नंबर देखिए क्या होता है, काउंटर बोरिंग इज डन फॉर। काउंटर बोरिंग क्यों क्या है आपको पता होगा, 27 का आंसर होगा एकोमोडेशन ऑफ सॉकेट हेड स्क्रू, 27 का डी होगा। 28 देखिए, अ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल ओनली फॉर वन द फॉलोइंग एप्लीकेशन। ऑप्शन ए मिलिंग प्रोफाइल, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी ग्राइंडिंग। तो आपको पता होगा पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम CNC में हम लोग ड्रिलिंग समय यूज करते हैं। 29 नंबर देखिए, अ स्टील वर्कपीस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टू मशीन विथ HSS मिलिंग कटर, विच ऑन द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द कटर। बोल रहा है एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्कपीस है, स्टील वर्कपीस है, जिसको हम लोग हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर से काटना हो तो उसका रेक एंगल क्या होगा। तो ऐसे किसी हाई टेंसाइल स्टील को काटने के लिए HSS की मिलिंग कटर के जो एंगल होता है वो होता है 8 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बाय यूजिंग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन शेपिंग मशीन द कटिंग स्ट्रोक मूव स्लो एंड रिटर्न स्ट्रोक फास्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। आपको पता होगा थियोरेटिकली इसका होता है तो 3:2 होगा, पर प्रैक्टिकली इसका 2:1 होगा। तो 30 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 31 देखिए क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इज ड्रिल इज इंक्रीज। क्या होगा अगर क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल का इंक्रीज कर दिया जाए। तो आपको पता होगा जैसे ड्रिल का क्लियरेंस एंगल बढ़ता है वैसे वैसे अब ड्रिल हो या कोई भी टूल हो, जैसे जैसे क्लियरेंस एंगल आप बढ़ाते हैं ड्रिल का जो कटिंग एज है वो वीक हो जाता है, तो क्या होगा कटिंग एज जो होगा वीक हो जाएगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, वीक कटिंग एज। 32 नंबर देखिए क्या है, इरेगुलर शेप वर्क पे टर्न ऑन अ वेट लेथ विच ऑन द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज इज यूज्ड। बोल रहा है एक इरेगुलर शेप वर्क पीस को करना है लेद में, तो कौन सा वर्क यूज करेंगे। ऑप्शन ए है 3 जॉ चाक, ऑप्शन बी है 2 जॉ चाक, ऑप्शन सी है ड्राइविंग प्लेट, ऑप्शन डी फेस प्लेट। तो आपको पता होगा एक इरेगुलर शेप वर्क पीस के लेद में पकड़ने के लिए हम लोग जनरली फेस प्लेट का यूज करते हैं। 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सॉलिड HSS cutter and carbide insert tooth cutter are commonly used for milling. The permissible cutting speed of an insert tooth cutter in relation to that HSS cutter। तो बोल रहा है एक HSS कटर से काटना हो आपको और एक कार्बाइड टूथ कटर है, ठीक है,
तो जो कार्बाइड कटर काटने के लिए सेम उसकी स्पीड क्या होगी, वो पता होगा, जो होती है एसएस कटर काटने के लिए उसकी दोगुना होगी, ट्वाइस एज मच। 34 नंबर पर क्या बोल रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मशीन अ सिंगल स्टार्ट वॉर्म ऑफ 2 मॉड्यूल एंड 60 mm पिच डायमीटर, द स्पीड रिडक्शन इज 40, द लेंथ ऑफ द वॉर्म क्या होगा। इसको आप सोचिए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर जो आएगा 34 का, इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें इसका आंसर मैं दिखा चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ इसरो के पेपर में। तो इसका आंसर होगा 29.3। अब अगर बोलते हैं तो मैं इसको सॉल्व कर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है तो मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है 2m ब्रैकेट में 1 प्लस ओवर रूट Z1। यहाँ z की जगह आप लोग, z की जगह कितना रखिएगा, 40 रखिएगा, और m की जगह रखिएगा आप लोग 2 रखिएगा। तो 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा समथिंग 4, ठीक है। 1 प्लस 40 को इसको करिएगा समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 और 1 7 ले लीजिए, और 7 इंटू 4 28 होता है, लगभग 29.3, आपको अप्रॉक्स 29.3 आ जाएगा। 35 नंबर देखिए क्या है, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज बाई मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। बोल रहा है कि जो पैटर्न बनता है कटिंग टूल जब सरफेस के ऊपर जब काटने से जो पैटर्न बनाता है वो क्या होता है, आपको पता है जो बनता है वो उसको सरफेस रफनेस या सरफेस टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो जो होगा 35 का आंसर होगा सरफेस टेक्सचर। तो दोस्तों आज के देखिए मैं 35 क्वेश्चन आज को सॉल्व कर दिया, कल के वीडियो में और 35 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद कल की जो वीडियो मैं जो दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF होगा, ठीक है। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो देखकर छोड़ दीजिएगा। आपकी जितना आपकी नॉलेज बढ़े मैं वो चाहता हूँ। आप देखिए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो लिख लीजिए, नहीं अच्छे लगे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।